नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जैव विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन जैव विकास कहलाते हैं। पृथ्वी पर प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीव क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक जटिल जीव बनते हैं। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी बनते हैं, तो उनको हम जैव विकास बोलते हैं। अतः जनन प्राय इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा। हाँ, कुछ साहसी भृंग आपने देखा होगा कि एक भृंग जो है, भृंग एक तरह का कीड़ा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गया। तो फिर या तो कौओं ने भृंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा कर पहुंचा दिया, या फिर कौओं ने भृंगों को खा लिया। तो इस प्रकार भृंगों की समष्टि जो है वह नष्ट होने की कगार पे आ जाती है, और इसको हम बोलते हैं, या फिर किसी विशाल नदी के आने से जो है वह भृंग अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग भृंग जो है वह अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से जैव विकास होता है। यानी पहले सिंपल यानी सरल जीव थे, उसके बाद उनमें क्रमिक परिवर्तन आए, जिसके कारण से जटिल जीव बन गए। अब सोचिए क्या होगा कि झाड़ियाँ जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं, एक पर्वत श्रृंखला के बृहद क्षेत्र में फैल जाएं। अब क्या होगा कि अगर सपोज ऐसा हो कि भृंग जो है वह भोजन के लिए किसी पर्वत श्रृंखला पे चले जाएं, तो परिणामस जो है वह समष्टि का आकार भी विशाल हो जाता है। परंतु व्यष्टि भृंग अपने भोजन के लिए जीवन भर आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं, और वे बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि नर एवं मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक होते हैं। अब है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण में क्या था कि लाल भृंगों का समूह है, और वह भृंग जो है केवल एक हरा पौधा खाते हैं। तो कौओं जो है वह लाल भृंग को खाने लग गए, तो भृंगों की संख्या, लाल भृंग की संख्या कम हो गई। तो इन्हीं लाल भृंग में एक भृंग हरा था, तो हरी झाड़ियों में हरा भृंग जो है वो कौओं को नज़र नहीं आया, और हरे भृंग की संख्या जो है वह बढ़ने लगी, कौए उन्हें नहीं खा पाए। इसे हम प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। दूसरा है अनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि लाल भृंग है, उनके रंग में परिवर्तन आ गया। एक बहुत सारे लाल भृंग है और एक नीला भृंग रह गया। तो लाल भृंगों ने प्रजनन किया और उनकी संख्या बढ़ गई, और नीले भृंगों ने प्रजनन किया और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। फिर कौवे लाल और नीले दोनों भृंगों को पहचान लेते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ, वहाँ एक हाथी आ जाता है, और हाथी जो है वह भृंगों सहित भृंगों को, लाल भृंगों को नष्ट कर देता है। तो केवल नीले भृंग बचते हैं। इसका मतलब अनुवांशिक अपवाद, मतलब जो नीले भृंग हैं वह अपवाद हैं। अपवाद का मतलब एक्सेप्शंस, मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाता है। तो ये होता है अनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत। अब पर्यावरण का प्रभाव है। इसमें क्या होता है कि लाल भृंगों का समूह है, भृंगों के आवास पादप रोग, भृंगों को रोग लग जाता है, और उनकी संख्या मतलब गिरावट आ जाती है, और अल्प पोषित की वजह से कमी रह जाती है, और पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। भृंगों की संख्या और भार में फिर से वृद्धि होती है। तो पर्यावरण के प्रभाव से क्या हो रहा है कि भृंग जो है वह, उनमें रोग लग रहे हैं, उनका वज़न कम हो रहा है, और साथ साथ में भृंगों की संख्या और भार में वृद्धि हो रही है जब रोग उनका समाप्त हो रहा है। ये होता है पर्यावरण प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स, एंड अनुवांशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी ट्रेट्स। उपार्जित लक्षण होते हैं वे लक्षण जिससे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, मतलब गेन किए जाते हैं जो लक्षण एक्वायर्ड कहीं से लिए हुए हों, उनको हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण। उदाहरण के लिए अल्प पोषित भृंगों में भार की कमी, भृंगों को पोषण कम मिला तो उनका भार कम हो गया, तो वह उपार्जित लक्षण है। मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं होते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ये नहीं जाते। उपार्जित लक्षण जो है वह जीवन काल में प्राप्त होते हैं। जैसे हम कान में छेद करते हैं, तो ये जो कान में हमने छेद किया, तो वो हम अगर एक जनरेशन ने किया है तो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होता, ये उपार्जित लक्षण होते हैं। और नाक की पियर्सिंग हम करते हैं, तो वो भी एक उपार्जित लक्षण है।
ये जनन कोशिकाओं में के जनन कोशिकाएं यानी ओवरीज और टेस्टिस के डीएनए में कोई प्रभाव नहीं लाते और इसलिए ये वंशानुगत नहीं होते। जो हमारी टेस्टिस और ओवरीज होते हैं उसमें जो डीएनए होता है उसमें यदि परिवर्तन आएगा तभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं है, मतलब क्योंकि इनसे सरल से जटिल ऑर्गेनिजम्स जीव नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये उपार्जित लक्षण जैव विकास नहीं करे। जैव विकास मैंने आपको पहले बता दिया है क्या होता है। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं वे लक्षण जो किसी जीव को अपने जनक से प्राप्त होते हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब वंशानुगत होते हैं और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं और जैव विकास में सहायक हैं। अभिलक्षण क्या होते हैं? अभिलक्षण जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जैसे कोई आँखों का कलर है या फिर बालों का कलर है, ये सब जो लक्षण जो हैं वह स्थानांतरित हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उनको हम अभिलक्षण बोलते हैं। सभी जीवों में कोशिका की जो आधारभूत इकाई है यह भी एक अभिलक्षण है। सभी जीवों का वर्गीकरण उनके अभिलक्षण के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला वर्गीकरण उनके कोशिकीय अभिलक्षण है। जैसे यूकैरियोटिक और यूप्रोकैरियोटिक, जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक होते हैं। ये अभिलक्षणों के आधार पे वर्गीकरण किया था। मतलब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जंतुओं के, प्राणियों के, तो उनके आधार पे हमने दो भागों में उन्हें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में विभाजित कर दिया था। दो स्पीसीज़ के मध्य जितनी अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। मतलब जितनी ज़्यादा समानता, अगर किसी दो स्पीसीज़ में हमने बोला कि 80% समानता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह मतलब निकट हैं, पूर्वज उनके निकट हैं। परंतु यदि समानताएं अधिक होगी तो पूर्वज उनके दूर दूर के हैं। मतलब जैसे चिंपांजी जो है वह ह्यूमन बींग्स के, मतलब मनुष्य के नज़दीकी है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर अभिलक्षण समान है। किंतु जो एक अमीबा है वह मनुष्य के समान नहीं है, क्योंकि उसमें अधिकतर अभिलक्षण समान नहीं है। जिन जीवों में अभिलक्षण समान होते हैं वे जनक से वंशानुगत हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म होता है मृत जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखे हुए कठोर हो जाए। जीवाश्म प्राचीन समय में मृत जीवों के संपूर्ण अपूर्ण अंग आदि के अवशेष तथा उन अंगों के ठोस मिट्टी, शैल और चट्टानों पर बने चिन्ह होते हैं। मतलब जैसे कि कोई मृत जीव है वह किसी मिट्टी में धस गया और दबता गया और उसके बाद फिर उसमें करोड़ों वर्षों के बाद वह लुप्त हो गया और फिर बहुत वर्षों के बाद उसकी खोज की गई और फिर उसकी जीवाश्म की जीवन काल का संबंध जो है स्थापित किया गया। तो पाया गया कि जीवाश्म जो था वो जीवाश्म का पता चला कि वह जीवित जो क्या बोलते हैं, जो मृत कीट है वह कितने साल पुराना था, इसको बोलते हैं जीवाश्म। और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो है वह समजात। दो तरह के अंग होते हैं शरीर में, समजात अंग और समरूप अंग, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। विभिन्न जीवों में जो अंग जो आकृति और उत्पत्ति में समानता रखते हैं, मतलब जो अंग जो है वह एक समान उत्पत्ति जिनकी हुई होती है लेकिन कार्य भिन्न होता है, उन्हें हम एक समान जो जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें हम समजात अंग बोलते हैं। जैसे कि पक्षी के अंग और चमगादड़ के पंख, घोड़ी के अग्रपाद, ये सब क्या है, समजात अंग है। और समरूप अंग क्या होते हैं कि जो अंग जो है वह एक समान कार्य करते हैं लेकिन उत्पत्ति उनकी भिन्न होती है। तितली के पंख जो है वह उड़ने का कार्य कर रहे हैं, पक्षी के पंख भी उड़ने का कार्य कर रहे हैं, कार्य दोनों के समान है लेकिन उत्पत्ति इनकी भिन्न भिन्न है। मतलब कोई पक्षी के पंख जो हैं वह अग्रपाद जो होते हैं उनसे विकसित हुए होते हैं और तितली के पंख जो होते हैं वह एक्सटेंशन होती है किसी चीज़ की, मतलब एक्सटेंशन टाइप होती है वो। तो अब नेक्स्ट है
लास्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जीवाश्म की आयु का आंकलन कैसे किया जाता है, कि जीवाश्म कितना पुराना है उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं फॉसिल डेटिंग। और डार्विन का विकास का सिद्धांत, डार्विन का विकास का क्या सिद्धांत था, इसने दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ एक पुस्तक में, इसने डार्विन ने विकास के बारे में बताया था। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।